नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का आज के संशोधित संपादकीय सत्र के इस दूसरे चरण में। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। दो चयनित लेख के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिनमें से प्रथम सत्र में एक लेख के बारे में हमने चर्चा कर ली, उसके ऊपर अध्ययन हमने कर लिया। अब दूसरे लेख की बारी है, जो कि द हिंदू से ही है, जिसका टाइटल में दृश्यमान है स्टिल नो रिकॉग्निशन टू द थर्ड टायर। यानी कि यहाँ थर्ड टायर तीसरे स्तर को बताया गया है, जो शासन का तीसरा स्तर है हमारे भारत में, उसको बताया गया है, जिसे आमतौर पे हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं या पंचायती राज संस्थाओं के नाम से जानते हैं। देखेंगे आज थोड़ी महत्वपूर्ण माहिती देखनी है, एलिमेंट्री नॉलेज से हम लोग आज दूर रहेंगे, मगर यहाँ जो मेंस के दृष्टिकोण से, मेंस के पर्सपेक्टिव से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उनका यहाँ हम लोग जिक्र करते चलेंगे। ऑन द अदर साइड एज यू कैन सी द कवर पेज, ऊपर फिनेंस कमीशन का लोगो है, जो कि भारतीय सरकार के द्वारा प्रति 5 वर्ष बनाया जाता है, और उसकी अनुशंसाओं के ऊपर केंद्र सरकार जो है वो अपना फंड अलॉट करता है, फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। हालांकि वित्त आयोग की जो अनुशंसा है वो केंद्र सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है, मगर आमतौर पे सामान्यतः केंद्र सरकार को दिशा निर्देश का काम वित्त आयोग करता है। उसके नीचे पंचायती राज का हम सिंबल देख रहे हैं, यह एक प्रतीकात्मक इमेज है। हमें देखना है कि वित्त आयोग, जो कि 15वां वित्त आयोग हाल फिलहाल चल रहा है, 15th फिनेंस कमीशन, तो उसके हिसाब से उसकी क्या अनुशंसा है पंचायती राज सिस्टम को लेके, किस तरह फंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ रिकमेंड किया गया है लोकल सेल्फ गवर्नेंस की संस्थाओं को लेके, यह संबंध को हम लोग यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी चर्चा लेख की तस्वीर से शुरू करेंगे। देखिए, बहुत तगड़ा लेख है, एम.ए. ओमेन के द्वारा लिखा गया लेख है। ये एक अध्यापक है और अध्यापन का कार्य करते हैं, और उनके द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। और उन्होंने यहाँ निष्कर्ष निकला है कि हाल में अभी भी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने को है हमारे, मगर फिर भी हम लोग हमारी शासन पद्धति में जो हमारा तीसरा स्तर है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नेंस, उसे हम लोग भूल रहे हैं। हम लोग इक्विटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, मगर यहाँ फिर भी तीसरे चरण को हम लोग यहाँ न्याय जितना देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। तो इसीलिए एक ब्रीफ टीका के रूप में यह लेख ये महानुभाव के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा संशोधात्मक प्रबंध है, बहुत ही अच्छा प्रबंध है। और अगर हमारे सनदी सेवाओं के विषय के साथ अगर इस लेख को लिंक करें तो जीएस पेपर 2 में क्वालिटी एंड गवर्नेंस के खंड के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें भी पावर्स एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज के जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, उसको यहाँ जो है हम लोग लिंक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस बिटवीन सेंटर, स्टेट, लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अति उम्दा आज का विषय है और हमें मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे। और इसीलिए गवर्नमेंट यूपीएससी की टीम ने इस लेख को चयन किया है। देखेंगे आगे। आमतौर पे 3 चरणों में हम लोग इस कार्यक्रम में बात करते हैं, ये हमारा एजेंडा रहता है। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करते हैं, जिसमें लेख का आधार देखते हैं, लेख के लेखक के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, और क्या बताना चाहते हैं लेखक, ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ हम लोग बात करते हैं। दूसरा चरण है महत्वपूर्ण बातों का, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। और तीसरे चरण में अगर ज़रूरी हो तो संशोधित तत्वों को इन द फॉर्म ऑफ इनपुट हम लोग यहाँ देखते हैं। मगर आज का लेख, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक बहुत ही उच्च कोटि का संशोधनात्मक प्रबंध है, तो इसलिए हम लोग यहाँ उसे 2 ही चरणों में देखेंगे, मात्र और मात्र निष्कर्ष की बात करेंगे, और जो लेख में अति महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है, इन 2 चीज़ों को समझेंगे। आज तीसरे चरण में हम लोग यहाँ इस सत्र में बात नहीं करने वाले, तो कुल मिला के 2 चरणों में चर्चा होगी। देखेंगे
वन बाय वन एक एक चरण देखेंगे, जिसमें सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करनी है। 2-3 मुद्दे में निष्कर्ष में देखने हैं, जिसमें सर्वप्रथम है MA ऑनमैन के द्वारा यह लेख लिखा गया है। ये डॉक्टरेट है और अध्यापन का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा मुद्दा देखें तो यह लेखक ने एक संक्षिप्त में टीका लिखी है। यह पूरा लेख टीका के स्वरूप में ही है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा की संक्षिप्त में टीका, इसको हम लोग यहां देखेंगे। और तीसरा चरण कि क्या पंचायती राज संस्थाओं के साथ वित्तीय संसाधनों को बांटने में न्याय हुआ है। यह प्रश्न का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास इस लेख में हम करेंगे। तो कुल मिला के निष्कर्ष में 3 चीजें। सबसे प्रथम लेखक का नाम, लेखक की पहचान, उसके बाद किस बारे में यह लेख है। यह लेख की मेन हाईलाइट है कि यह लेख 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का एक संक्षिप्त में उसकी टीका है। और तीसरा चरण जो है, इसमें इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है कि क्या 15वें वित्त आयोग ने जो अनुशंसाएं दी, जो वित्तीय संसाधनों को बांटने की अनुशंसाएं दी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, क्या उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं के साथ क्या न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है। ये उत्तर भी यहाँ खोजा गया है। तो ये सारी बातें निष्कर्ष की रही। अब अगर महत्वपूर्ण बातों में देखें तो सबसे प्रथम बिंदु है कि यहाँ 73rd और 74th अमेंडमेंट जब से लागू हुआ, तब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अस्तित्व में आई, उनको एक संवैधानिक रूप प्रदान हुआ। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। 1992 में किए गए थे और इस संवैधानिक सुधार से, इस अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। मगर क्या आज जमीनी तौर पर शासन प्रशासन की क्रिया में क्या आज स्थानिक स्वराज्य की संस्थाएं हैं, उनका कोई रोल है भी या नहीं भी, उनका कोई अभिनय है या नहीं, अगर अभिनय है तो क्या है, कितना महत्वपूर्ण अभिनय है, इत्यादि चीजों पर हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो ये रहा प्रथम मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि आज अगर लोकतंत्र की नींव देखें, भारत के लोकतंत्र की नींव, तो हमें दृश्यमान है कि लगभग 3.5 लाख से अधिक ऐसी संस्थाएं हैं स्थानिक स्तर पर। साथ ही में 3.5 मिलियन जनप्रतिनिधि है पूरे भारत में। ठीक है, यही नींव है भारत के लोकतंत्र की, यह फाउंडेशन है। तो लेखक ने बोला है कि क्या वित्त आयोग ने जो अनुशंसाएं दी, इसमें इस स्तर के साथ न्याय हुआ है या नहीं हुआ। फ्रैंकली लेखक को लगता है कि नहीं हुआ है, और इसके कारण भी हमने यहाँ पाए हैं इस पूरे लेख में। लेखक ने हमारे सामने रखे हैं ताकि लेखक अपनी बात को सिद्ध कर सके। प्लस यहाँ हमें कुछ चीज़ें देखनी है। अगर 15th कमीशन की अनुशंसाओं की बात करें तो 2 प्रकार से 15th फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन को हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, जिसमें एक और हम लोग सकारात्मक बातें लिख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हम लोग नकारात्मक बातें
लिख सकते हैं। एक बाजू है सकारात्मक, दूसरी बाजू है नकारात्मक। सकारात्मक में हमें समझना है कि जो केंद्र के द्वारा जो लोन्स दी जाती थी, जो ग्रांट्स दी जाती थी, उसका प्रोपोर्शन यहाँ बिल्कुल जो है बढ़ाने में आया है, बिल्कुल बढ़ाया गया है, जिसके तहत केंद्र द्वारा राज्य को प्राप्त होते संसाधनों को बढ़ाकर लगभग 4.23% कर दिया है। 4.23% बढ़ा दिया है। पहले ये होता था 0.78% मात्र। और अगर पैसे में बात करें तो इसकी अपर लिमिट थी 10,000 करोड़, और ये लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है आज 4,50,000 करोड़। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है यहाँ, और लेखक को लगता है कि जो स्थानिक स्वराज्य है उनके फंक्शनिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छी बात है। प्लस दूसरा मुद्दा देखें तो यहाँ जो लोकल ग्रांट्स होती थी उनका परसेंटेज भी बढ़ाया गया है। लोकल ग्रांट्स, ये परसेंटेज बढ़ाकर कर दिया गया है 60%। ये वास्तविक रूप से होता था 50 से 52%, जिसको बढ़ाकर आज कर दिया गया है 60%, ताकि जो स्थानिक स्वराज्य की जो संस्था है वे अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके, इफेक्टिवली कर सके। और इसके साथ ही यहाँ कुछ विषय भी यहाँ दिए गए हैं जिम्मेदारी के रूप में स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं को, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, फिर कई सारी बातें हैं जिसमें एक आध एग्जांपल मैं और भी आपको दे सकता हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में सकारात्मक बाबत साबित होती है कि केंद्र के जो पैसे आ रहे हैं लोकल संस्थाओं के हाथ में, उसमें काफ़ी यहाँ बढ़ावा देखने को मिलता है। प्लस यहाँ 15th फाइनेंस कमीशन ने एक नया कंसेप्ट यहाँ लाके हमारे सामने रखा है, और उस कंसेप्ट का नाम है एंट्री लेवल क्राइटेरिया। हमें मात्र अभी यही याद रखना है कि एक एंट्री लेवल क्राइटेरिया नामक कोई चीज है जो कि इस वित्त आयोग ने कॉइन की है, हमारे सामने रखी है। इसको फर्दर हम लोग समझेंगे, मगर हाल फिलहाल हमें यही याद रखना है कि ये भी एक नया कंसेप्ट है जो कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा हमारे सामने रखा गया है। अब कुछ नकारात्मक बाबतों के ऊपर अगर ध्यान करें तो कई सारी नकारात्मक बाबतें हैं, जिसमें सर्वप्रथम है परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स को यहां डिमोटिवेट किया है या डिमोट किया है। 15th कमीशन has actually not promoted performance against grant, but actually it demoted the whole concept। ये पूरा कॉन्सेप्ट 13वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा लाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। 13th फाइनेंस कमीशन जैसे एंट्री लेवल क्राइटेरिया 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा लाया गया, वैसे परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा लागू किया गया था, मगर 15th कमीशन ने उसे डिमोट किया, उसे प्रमोट नहीं किया। और इसके तहत एक अपर लिमिट रखी गई थी, और वो थी 8,000 करोड़ की, मात्र 8,000 करोड़। और जो प्रतिशत थे वे थे 35%, मगर इसको अब घटा दिया गया है, और ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत 10% रखा गया, और वहीं म्यूनिसिपैलिटीज के लिए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए इसे रखा गया है 20%। ठीक है, तो कुल मिला के इसे कम कर दिया गया है, यानी कि इसे प्रमोट नहीं किया गया। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट ये ऐसी ग्रांट होती है कि अगर कोई ग्राम पंचायत है, कोई म्यूनिसिपैलिटी है, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है अपने क्षेत्र में, अगर विकास करता है, अच्छे से अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो उसे इतने पैसे अलग से जो है दिए जाएंगे, और वे अपने कल्याणकारी कामों में उपयोग कर पाएंगे। मगर यहाँ कटौती हमें देखने को मिलती है, तो एक प्रकार से ये नकारात्मक बाबत हमारे सामने
आती है। प्लस अब बात करें अगर एंट्री लेवल क्राइटेरिया की, तो हमें समझना है कि ये दरअसल क्या है। देखिए, जब से 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लागू हुआ, यानी कि 1992 से, तब से ये 5वां कमीशन है, 5वां वित्त आयोग है। वैसे 15वां है, यहाँ कंफ्यूजन है। अगर टोटल नंबर ऑफ फाइनेंस कमीशंस की बात करें तो इट इज 15th, मगर आफ्टर द अमेंडमेंट्स, आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, इट्स 5th फाइनेंस कमीशन। 11 से 15वें फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो यहाँ 11 से शुरू हुई बात, 11वां फाइनेंस कमीशन, फिर उसके बाद 12वां आया, उसके बाद 13वां आया, 14th, और आज हमारे सामने 15th है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में, सारे फाइनेंशियल कमीशन ने एक ही बात पर जोर दिया, वो था अकाउंट्स, मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स, या मात्र मेंटेन अकाउंट्स। किसके लिए? सारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। मगर अब 15वें फाइनेंस कमीशन ने यहाँ इसको इंसेंटिव के साथ लिंक कर दिया है और कहा है कि अगर आप अपने अकाउंट्स अच्छे रखेंगे, कोई भी संस्था, ब्लॉक पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो, अगर वे अपने अकाउंट्स अच्छी तरीके से रखेंगे तो उनको फर्दर ग्रांट मिल सकती है, उनको ग्रांट मिल सकती है। और इस ग्रांट का नाम है एंट्री लेवल क्राइटेरिया, एंट्री लेवल क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें 2 क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। सबसे प्रथम हम लोग ग्राम पंचायत लेवल देखेंगे। इसके लिए मात्र और मात्र एक ही कंडीशन है, और ये कंडीशन कहती है कि किसी भी ग्राम पंचायत को अगले वर्ष के अकाउंट ऑनलाइन सबमिट करने होंगे, और उसके अगले वर्ष के अकाउंट, यानी कि प्रीवियस ईयर्स अकाउंट को ऑडिट करवाना होगा, ऑडिट करवाना होगा। तो ये 2 क्राइटेरिया है ग्राम पंचायत के लिए इस एंट्री लेवल में। और अर्बन इंस्टीट्यूशंस में ये क्राइटेरिया के साथ, ये तो है ही है, मगर इसके साथ एक और बढ़ाया गया है, और उसको कहा गया है कि 2022 तक सारी म्यूनिसिपैलिटीज, सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को प्रॉपर्टी लेवल के मिनिमम स्लैब रेट तय करने होंगे। डिटरमाइन मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, तब जाके इनको एंट्री लेवल क्राइटेरिया में लोन मिल सकती है या इसे ग्रांट मिल सकती है। ठीक है, तो प्योरली वैसे एक तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट को हटाया और दूसरे नाम से परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट को ही प्रोत्साहन दिया। ये एक प्रकार का परफॉर्मेंस ही हुआ। जिन परफॉर्मेंस की अनुशंसा ये सारे वित्त आयोग देते आए हैं। नया नहीं है कि 15वें वित्त आयोग ने अकाउंट की बात की, सबसे पहले अकाउंट्स की बात 11वें वित्त आयोग ने की थी। फिर उसके बाद निरंतर सारे वित्त आयोगों में अकाउंट्स को लेकर कुछ कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद हर हमेशा रही है। तो यही बात है। अब अगर प्रॉपर्टी टैक्स की यहाँ बात आई तो यहाँ डेटा की भी बात आएगी कि फिस्कल डेटा क्या है। ठीक है, क्या कोई भी संस्था की आय है, उसके सामने क्या इसका खर्च है, क्या इसका व्यय है। तो अगर फिस्कल डेटा की बात करें तो 11th फाइनेंस कमीशन में
सारी ग्राम पंचायतों का, सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, सारी म्यूनिसिपैलिटीज का फिजिकल डेटा उपलब्ध करवाया गया था 11वें वित्त आयोग में। मगर वो डेटा बाद में कुछ खामीपूर्ण निकला तो उसे हटा लिया गया था। 11th फिनेंस कमीशन फिजिकल डेटा पब्लिश्ड। मगर जैसे मैंने आपको बोला कि खामी युक्त था तो इसे हटा लिया गया था। फिर 12वें वित्त आयोग में नो डेटा वॉज पब्लिश्ड, नो डेटा वॉज पब्लिश्ड। 13th वित्त आयोग में ऑनलाइन पब्लिश हुआ था, ऑनलाइन पब्लिश, मगर फिर भी रिलायबल नहीं था, मात्र और मात्र कुछ ही संशोधकों ने इसका यूज किया था। फिर उसके बाद 14th कमीशन ने तो सर्वे किया, 10% ग्राम पंचायत का सर्वे किया, 20% ब्लॉक पंचायत का सर्वे किया और 100 के 100% डिस्ट्रिक्ट पंचायतों का सर्वे किया। मगर फिर भी 14th फिनेंस कमीशन डेटा पब्लिश नहीं कर पाया, नो डेटा। यहां समझना है, सर्वे किया मगर डेटा पब्लिश नहीं कर पाया। और वही हाल 15वें कमीशन के साथ रहा, 15th कमीशन के साथ यहां भी नो डेटा इज प्रोड्यूस्ड। तो विदाउट फिजिकल डेटा हम लोग किसी भी संस्था के खर्च व उसके आय का अनुमान जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं लगा सकते। किसी भी संस्था का जो वित्तीय स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, हम लोग वो जान नहीं सकते। तो यही बात है। प्लस यहाँ इक्वालिटी की बात की गई है 15th फिनेंस कमीशन में, ये मैं आपको बता दूं, इक्वालिटी की यहाँ बात की गई है, इक्वालिटी इन सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेस, जिसमें फिनेंशियल रिसोर्स मुख्य है। यहां बिल्कुल इक्वालिटी की बात की गई है, बिल्कुल, मगर ये इक्वालिटी मात्र और मात्र सेंटर एंड स्टेट के बीच की ही बात की गई है, स्टेट, सेंटर एंड स्टेट्स। नो लोकल इंस्टीट्यूशन इज मेंशन्ड। ठीक है, तो ये एक अपने आप में इस पूरे रिपोर्ट की, इस पूरे कमीशन के अहवाल की या इसके अनुशंसा का सबसे बड़ा नकारात्मक चिन्ह है, सबसे बड़ा। क्योंकि यहाँ अगर इक्वलिटी की बात करें तो हमें जो नींव है आज के लोकतंत्र की, जो हमने देखा, उनसे शुरू करना होगा। जब तक उनको हम लोग सशक्त नहीं कर पाते तब तक पूरा भारत सशक्त नहीं हो सकता, जो सरकारी ढांचा है वो भी सशक्त नहीं हो सकता। तो यही चर्चा है आज की। हमने कई सारे पहलू देखे, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं देखी, सकारात्मक नकारात्मक के बीच में वर्गीकरण किया और दोनों को देखा, कैसे अच्छा है वो भी देखा और कैसे बुरा है वो भी देखा। बुराई में हमने एक सबसे बड़ा मुद्दा देखा कि इसमें समानता की बात तो की गई है, मगर यहाँ सेंटर और राज्य के बीच की बात है, यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कोई स्थान अभी भी नहीं मिला है। तो लेखक को लगता है कि अभी भी हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए बहुत ही पुरुषार्थ करना होगा, बहुत ही समय लगेगा। तो यही बात है आज की। अब बारी है आज के प्रश्न की, जिसके तहत मेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकलता है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का अपने शब्दों में विश्लेषण कीजिए। एनालाइज रिकमेंडेशन ऑफ 15th फिनेंस कमीशन इन योर ओन वर्ड्स। देखिए, यहाँ क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना है, मात्र एनालाइज करना है, दोनों मुद्दों को यहाँ रखना है। अगर यहाँ क्रिटिकली शब्द होता तो आपको मात्र नकारात्मकता जो है उसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना था, मगर यहाँ मात्र एनालाइज की बात है। दोनों पक्ष देखने हैं, अच्छा पक्ष भी देखना है, बुरा पक्ष भी देखना है और इसे अपने शब्दों में वर्णन करना है। आप इस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके शब्दों में आपको लिखना है और मुझे लगता है कि यह सेशन आपको इसमें मददरूप साबित होगा। प्लस अगर आप सनदी सेवा के सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस छात्र है और अच्छी तरीके से तैयारियाँ करना चाहते हैं, तो आज ही ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ जुड़े और अपना जीएस जो है वो बेहतरीन बनाए। हमारे प्लेलिस्ट को आप देखिए, हमारे कंटेंट को आप पढ़िए, उसको समझिए, ये आपको आपकी परीक्षा में बहुत ही जो है मददरूप साबित होंगे।
प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्सों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा यह कंटेंट पहुँचे। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यही बात है। इस तरफ से हम लोग मिलेंगे कल फिर से संशोधित संपादकीय विश्लेषण के ऐसे सत्र में नए संशोधन व नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।